हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का एसए पेपर। सो टॉपिक क्या था? थिंकिंग इज लाइक अ गेम एंड इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। तो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने एसए पे बनाया था उस पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। 2023 का जो भी पेपर था उसमें 8 टॉपिक्स थे। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये जो थे 8 के 8 टॉपिक जिसका हमने शॉर्ट में डिस्कशन किया था, राइट? तो डिस्कशन में हमने जो है ये बताया था कि हर एक टॉपिक का मीनिंग क्या है, राइट? तो इस सभी को हमने जो है डिस्कस किया हुआ था। इनका जो मीनिंग्स था हमने डिसाइड किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था। तो अब हमने क्या किया था इसमें कि बहुत ही सरफेस में, डीप में ना घुस के, जो भी मीनिंग थी आपको बताया था कि इस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप ऐसे को। पर अब इस वाले ऐसे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वी विल बी डेल्विंग डीप। तो हम इसमें अंदर घुसेंगे, हर एक वर्ड को एनालाइज करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, राइट? तो अब देखो, अगर यूपीएससी में आपको ऐसे लिखना है तो आपको पता है लगभग जो है 1500 वर्ड्स लिखने होते हैं। और जो एक सेंटेंस दिया होता है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल इसको ले लो आप। इस हिस्से में क्या हो रहा है? क्या वो बोला जा रहा है कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गेम, और दूसरा एक आ रहा है अपोजिट टीम। तीसरा क्या आ रहा है? थिंकिंग। तीन की वर्ड है इसमें जिसमें आपको इंटरलिंकिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे गेम एज सच कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं हो रही है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर ड्राइंग एनालॉजी। दिस इज जस्ट फॉर ड्राइंग एनालॉजी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस ऐसे, कि यहाँ पे अगर आप एज सच गेम के बारे में लिखने लगे तो दिस विल बी लाइक अ ट्रैप। आप यहाँ पे फंस जाओगे फिर ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे जो देखो, कभी भी जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो देर इज वन हिडन मीनिंग, राइट? तो हिडन मीनिंग्स होती हैं, तो वैसी इस सेंटेंस में क्या है? देर इज अ हिडन मीनिंग। और यहाँ पे इट इज मोर अबाउट डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। जो एस्से का कोर मीनिंग है वो क्या है? डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। कि आप नॉलेज कैसे एक्वायर करोगे, बढ़िया बढ़िया चीज डिस्कवर कैसे करोगे, इन्वेंशन कैसे करोगे, यहाँ पे फोकस है इसका, राइट? तो इसी से आपका निकल के आता है डिस्कवरी ऑफ नॉलेज से। जो अभी हमारे देश में बहुत फोकस हो रहा है इनोवेशन पे, राइट? तो नई नई चीजों की खोज कैसे होगी, इनोवेशंस कैसे होंगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज कैसे होंगी। इवन लिटरेरी फील्ड्स में अगर आप लिटरेचर लिख रहे हो तो नए नॉवेल्स, नई स्टोरीज कैसे क्रिएट की जाएंगी, नया रिसर्च कैसे होगा। तो इस सभी का जो लिंक है वो इसी से है। अब ये एक एनालॉजी के माध्यम से एक पैरेलल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि जैसे एक थिंकिंग जो है, अगर आपको थिंक करना है तो वो क्या है? इट इज लाइक अ गेम। देखो, यहाँ पे एनालॉजी क्या है और ट्रैप में आप कैसे फंस सकते हो। अब एक दो बार मैंने बहुत जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी डिस्कशन जो वीडियोस थे, वहां पे भी उन लोगों ने गलती कर दी थी। तो कुछ लोग तो गेम थ्योरी के बारे में इसमें बताने लगे, राइट? तो आप लोगों को पता नहीं होगा गेम थ्योरी क्या होती है, बट इट इज अ थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, और एक दो जगह इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होती है गेम थ्योरी ये। तो इसका यूज कर लगे, गेम थ्योरी की बात बता रहे हैं वहां पे। तो इस सब से कुछ लेना देना नहीं, आप गेम में घुसना भी नहीं है। सिर्फ आपके गेम को एज अ स्पोर्ट्स की तरह उसको यूज करके आपको इसको सब्सटैंशिएट करना है, अपनी बात को बल देना है। कि जैसे किसी भी गेम में, राइट, जैसे भी किसी गेम में क्या होता है? यू नीड एन अपोनेंट। देखो एनालॉजी क्या है, पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी। जैसे ही किसी गेम में आप किसी गेम को खेलते हो तो यू नीड एन अपोनेंट, ठीक है? और अपोनेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा तभी आपका गेम क्या होगा? मेच्योर होगा, निखरेगा, बोलते हैं ना निखार आना। तो आप एक्सेलेंस कब करोगे? आपका गेम जो है एक्सेलेंस की तरफ तभी जाएगा व्हेन you have a good opponent, when you have players in the opponent team which are of excellent quality, then only your game is going to go very high. Otherwise आपका जो गेम है वो क्या रहेगा? बहुत ही लो रहेगा। तो say for example, let's अब you can give this example in the paper also.
सो सपोज इंडियन क्रिकेट टीम, तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल देंगे यहाँ पे। सपोज करो इंडियन क्रिकेट टीम क्या है, इट इज प्लेइंग अ गेम विद अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो विच इज अ वेरी गुड टीम, या साउथ अफ्रीका। तो जब इंडिया के खिलाड़ी, इंडियन प्लेयर्स विल प्ले विद अ टीम विच इज ऑफ हाई क्वालिटी, साउथ अफ्रीका, देन देयर प्लेयर्स, अब जैसे जो है, अब आप किसी प्लेयर को देखना, वो प्लेयर अच्छा है कि बुरा है, so the quality of the player, then you will need to know कि उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसकी अच्छे टीम्स के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एंड वीक टीम्स के खिलाफ। सो सपोज इफ यू वांट टू जज वेदर सचिन तेंदुलकर इज गुड प्लेयर और नॉट, देन हाउ विल यू जज कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जो अच्छी, बहुत ही, जिसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उसके खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, कि जो वीक टीम्स है लाइक जिम्बाब्वे, राइट, जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, राइट, कीनिया है, तो ये सभी वीक टीम्स हैं। अगर इनके प्लेयर्स भी अच्छे नहीं होंगे तो आपको टफ कंपटीशन मिलेगा नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट चैलेंजेस। सो इफ यू आर गोइंग टू मीट चैलेंजेस, hurdles, you're going to get opponents which are of high quality, then your game or your skill or your whatever qualities which you are trying to nurture अपने अपने फील्ड में, तो वो सभी क्या होंगी, धीरे धीरे वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि जो गेम, जैसे एग्जांपल क्या है, कि थिंकिंग एक गेम की तरह है, तो जैसे गेम में क्या होता है, आपकी स्किल्स एनहांस हो जाती हैं, स्किल्स एनहांस व्हेन यू हैव अ टफ कंपटीटर, यू हैव अ टफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, तो इट्स सिंपल, योर गेम, अब आप गेम खेलते हो तो जैसे आपका स्किल जो है एनहांस होगी, आपकी क्वालिटीज खेलने की कब होंगी, जब आपके पास एक कंपटीटर होगा, अपोनेंट टीम होगी। वैसे ही आपकी जो थिंकिंग है, उसकी जो एबिलिटी है, थिंकिंग की क्वालिटी, थिंकिंग की क्वालिटी इंप्रूव कब होगी, जब आपके पास अपोजिट आइडियाज रहेंगे, राइट। थिंकिंग विल एनहांस, इट विल एलिवेट only when your thinking is going to meet opposite ideas. This is the core idea of this essay, कि आपकी थिंकिंग, आपका जो सोच है, सोचने का नजरिया है, तरीका है, वो तभी बेहतर होगा जब आपके पास उन विचारों को काट, उन विचारों की अपोजिट या उसको विरोध करने वाला कोई आपके सामने मिले, तभी निखार आएगा उन विचारों में। तो देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम, आप यहाँ पे जैसे ये फिलोसफी का ऐसे है, और आप देखोगे कि जो ट्रेंड है वो क्या है, फिलोसफिकल एसेज आ रहा है। और फिलोसफिकल एसेज में जब तक आप स्कॉलर्स को नहीं कोट करते हो, या थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें नहीं करते हो, फिलोसफिकल बातें नहीं करते हो, इसको क्या बोल सकते हैं आप, डीप थिंकिंग। तो अगर आप डीप थिंकिंग या डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इफ यू कैन कोट फिलोसफिकल स्कॉलर्स और some philosophical concepts that are philosophical, then you will get good marks in the essay paper। तो आपको सीधे सीधे बहुत सिंपल में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हो तो नंबर बहुत बढ़िया नहीं मिलेंगे। इसीलिए देखो, द नेचर ऑफ द पेपर हैज बीन मेड फिलोसफिकल, क्योंकि आपकी एग्जामिनर क्या चाह रहे हैं, बेसिक आपकी जो थिंकिंग है, आप उस पर प्रेशर लगाओ। और यही चीज है, जैसे अगर आप इस ऐसे को अपने ऐसे के पेपर से ही ले लो, जो यूपीएससी आपसे चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है, आप थिंकिंग करो, और थिंकिंग तभी बढ़िया करोगे जब आपको टॉपिक्स टफ मिलेंगे, राइट। तो इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, एनालाइज करोगे, और फिर आप स्कॉलर्स की खोज करो, यू हैव टू सर्च फॉर दोज स्कॉलर्स which you can use in this, and you can search for terms like epistemology। तो ये क्या होता है एपिस्टोलॉजी, इट इज लाइक थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बिल्ड कैसे करते हैं, राइट। तो आप थिंक करते हो ना कोई चीज, आप पहले थिंक करते हो, उसके बाद फिर उस पे किसी का मत लेते हो। अगर कोई सामने किसी से डिस्कशन करते हो, उसने आपकी थिंकिंग को खारिज कर दिया कि नहीं आप भाई साहब जो भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, व्हाट योर थिंकिंग इज रॉन्ग, राइट, यू कैन थिंक इट लाइक दिस, और योर थिंकिंग इज मिसप्लेस्ड, यू आर नॉट गोइंग टू द एक्चुअल ट्रुथ। So when your thinking gets challenged, you start thinking it in a new mat, in a new form, right? So overall, what you can say is कि your thinking has to be challenged. Your thinking has to get challenged। अब ये चैलेंज कहाँ से आएगा,
चैलेंज आपके समाज से आएगा, आपके दोस्तों से आएगा, आपकी फैमिली से आएगा। तो आपकी थिंकिंग चैलेंज होनी चाहिए, और चैलेंज इट मस्ट मीट हर्डल्स और अपोजिट आइडियाज। आपकी थिंकिंग को अपोजिट आइडियाज मिलने चाहिए, तभी और आपकी थिंकिंग निखार होगी। और दूसरी चीज, अब सेकंड कंडीशन आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि अपोजिट आइडियाज मिलेंगे क्यों आपको, तो व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डू वी नीड। अब यहाँ से ऐसे को आपको एक्सपैंड करना है कि अगर आपको थिंकिंग चाहिए, थिंकिंग आपके निखार आना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चैलेंजेस चाहिए, अपोजिट आइडियाज और हर्डल चाहिए। और कैसी सोसाइटी रहे कि आपको जो है कोई अपोजिट बात बोल सके। या यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो इवन गवर्नमेंट की। तो क्या गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, हाउ विल यू एक्सपैंड दिस, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट गलत पॉलिसी बता रही है, तो क्या आपके पास है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इफ यू कैन क्रिटिसाइज दैट पॉलिसी, देन वो पॉलिसी भी, सरकार की नीतियां, वो भी निखार आएगा उनमें, वो इम्प्रूव हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज नॉट अबाउट ओनली इंडिविजुअल, it is only also about various institutions. So this is how you will expand it. तो आपको क्या बोलना है कि ये जो है, अभी आप जो है इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे शुरू में, कि इंडिविजुअल जो थिंक करता है, तो वो जब अपोजिट आइडिया से मीट करता है, तो उसकी थिंकिंग में क्या होता है, इजाफा होता है। इजाफा होता है या उसकी थिंकिंग में निखार आता है, एंड उसकी थिंकिंग जो है इट बिकम्स मोर क्लोजर। थिंकिंग क्या होती है, मोर क्लोजर टू द रियलिटी, जो सत्य होता है, राइट। तो जब आप सोचते हो और आपके कोई विरोध में बोलता है, तो आपकी थिंकिंग, फिर आपका माइंड इस पे प्रेशर पड़ता है, माइंड फिर से थिंक सोचने की कोशिश करता है, तो आप जो है, जो ट्रुथ होता है उसके करीब पहुंच जाते हो, राइट। तो यू कैन से दैट वेन एवर थिंकिंग मीट्स कॉन्ट्रोडिक्शंस और इट मीट्स इट्स अपोजिट्स, देन यू रीच closer to the reality or closer to the truth. So in simple words, you can say that such a situation leads to discovery of truth. इससे सत्य की खोज में मदद मिलेगी, और इससे क्या होगा, एक साइंटिफिक समाज बनने में मदद मिलेगा। जब भी आप डिस्कवरी करते हो, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करते हो, तो यू कैन फॉर्म अ साइंटिफिक सोसाइटी वेयर थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, एनालाइज्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड विद, की बजाय, और इग्नोरेंस खत्म होगा। व्हाट विल हैपन, इग्नोरेंस विल डिक्रीज, ठीक है। तो इसलिए देखोगे कि आप जो लोग इग्नोरेंट होंगे, वो आपके साथ बहस ज्यादा करेंगे, पर वो लॉजिकल ढंग से सोचेंगे नहीं। तो लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, यू हैव टू थिंक लॉजिकल, तार्किक जिसको बोलते हैं। सो दिस इज ऑल थिंग्स नाउ। अब देखो हम लोग थोड़ा सा, ये तो हम लोग एक बैकग्राउंड बना लिया, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो कौन से कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, देखो अब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये आप इसको पॉलिटी से लिंक कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या कहता है कि हर किसी को बोलने की और अपने विचार को एक्सप्रेस करने की आजादी होगी। ये ऐसा क्यों दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19, बिकॉज दिस हेल्प्स इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, दिस हेल्प्स इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। और आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसफिकल थिंकर से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको एक जो है पॉलिटिकल थिंकर या फिलोसफिकल थिंकर कह सकते हो, उनका नाम बताना जरूरी है, जेएस मिल। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। तो जेएस मिल ने क्या कहा कि इन द सोसाइटी, इवन इवन इफ सिंगल पर्सन स्पीक्स अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी टू द होल सोसाइटी, मतलब कि समाज में अगर एक बंदा भी है जो कि पूरे समाज के खिलाफ बोल रहा है, या वो जो विचार रख रहा है पूरे समाज के अपोजिट है, तब भी उसको बोलने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। इवन इफ अ सिंगल पर्सन स्पीक्स अपोजिट और कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द होल सोसाइटी, अपोजिट और, एक मिनट, दिख नहीं रहा बना, सॉरी सॉरी, तो वेट अ मिनट। तो मैं, आप नोट कर लो, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि इवन इफ अ सिंगल पर्सन स्पीक्स कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द होल सोसाइटी, राइट, whole society, even then that person should be allowed, that person should be allowed to speak। मतलब किसी के भी
जो जबान है, किसी की भी जो विचार है उसको आपको शांत नहीं करना है। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं कि वो गाली-गलौज करे या कुछ उल्टा-सीधा बोले। यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने की बोल रहे हैं, कि आपने बोला कि हाँ, सन जो है इधर राइज़ करता है, या कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो वो कह सकता है नहीं ये चीज़ नहीं अच्छी है, ये वाली चीज़, दूसरी वाली चीज़ अच्छी है। समथिंग लाइक दैट, अ डिबेट, अ डिस्कशन हैज़ टू बी अलाउड। तो सिंपल वर्ड्स में क्या कहना है हमें, कि जेएस मिल कह रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी में क्या है, देयर शुड बी परमिशन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस। और अगर कोई एक बंदा भी आपके मत से एग्री नहीं कर रहा है तो ही शुड बी अलाउड टू डिफर। ओके, अलाउड टू डिफर, अलाउड टू डिफर। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 19। और ऐसा करने से क्या होता है, इनोवेशन पॉसिबल होता है किसी भी सोसाइटी में। क्या होता है, इनोवेशन पॉसिबल होता है, डिस्कवरीज पॉसिबल होती हैं। और वो समाज साइंस और हर चीज में, चाहे लिटरेचर हो, साइंस हो, आर्ट एंड पेंटिंग्स हो, किसी भी फील्ड में, तो दैट सिविलाइजेशन प्रोग्रेसेस। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट क्रिएटिव थिंकिंग और बाउंडलेस थिंकिंग, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, तो उससे क्या होता है, सिविलाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस करती है, राइट। तो व्हाट यू हैव टू से इज क्रिएटिव थिंकिंग, वी हैव टू गो फॉर क्रिएटिव थिंकिंग एंड बाउंडलेस थिंकिंग, मतलब बिना किसी बाउंड्रीज के, बाउंडलेस, बाउंडलेस थिंकिंग, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एम फॉर। तो इससे क्या होगा, कोई भी समाज जो है आगे बढ़ेगा, राइट। अब देखो, अब एक और चीज आपको बताते हैं। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, एक महान दार्शनिक थे, कार्ल पॉपर। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इनकी जो थ्योरी है, कौन है ये, कार्ल पॉपर साहब। इनको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी दार्शनिक है, इज अ फिलोसफर, कार्ल पॉपर। तो ही सेड कि साइंटिफिक सोसाइटी जो बनती है, साइंटिफिक सोसाइटी बनाने के लिए, मतलब जहाँ पे साइंस थिंकिंग और हर चीज हो, उसके लिए क्या हो, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओपन सोसाइटी का, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी में क्या है, कि इंसानों को आजादी होगी अपनी बात रखने की। और इसी के साथ इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, दिस सिंपली मीन्स कि कोई भी जो थ्योरी कोई भी बना रहा है, चाहे वो धर्म की थ्योरी हो, चाहे साइंस की थ्योरी हो, चाहे सोशल साइंस की थ्योरी हो, उसके लिए आगे स्कोप होना चाहिए। वो साइंटिफिक तभी मानी जाएगी जब उसके कॉन्सेप्ट में, उसकी थ्योरी बिल्डिंग में लिखा हो कि शायद, देखो एक अपने जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है स्यादवाद का, मतलब कि मे बी और मे नॉट बी, मतलब सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं है। तो फॉल्सिफिकेशन यही कहता है कि कोई भी थ्योरी है, कोई भी नॉलेज है, वो आगे गलत सिद्ध हो सकता है, राइट। एनी नॉलेज कैन प्रूव रॉन्ग इन द फ्यूचर। तो इसलिए कभी भी अंतिम सत्य के बारे में मत बोलो कि ये चीज अंतिम सत्य है। जब आप अंतिम सत्य बोल दोगे तो उस पर डिबेट और डिस्कशन खत्म हो जाएंगे। जैसे ज्यादातर धर्म क्या बोलते हैं कि उनका ही धर्म अंतिम सत्य है। तो अगर उसके खिलाफ कभी कुछ बोल दो या उसके लॉजिक में भी घुसने की कोशिश करो, तो लोग जो है नाराज हो जाएंगे, हिंसा तक में उतर आते हैं। तो यही चीज कार्ल पॉपर ने कहा, कि कोई भी चीज समाज में अंतिम सत्य नहीं, और ऐसा कोई भी समाज जो ये मान के चल रहा है कि उसकी दी हुई बातें, उसकी थ्योरीज हम अंतिम सत्य हैं, तो वो समाज वहीं पर प्रोग्रेस करना बंद हो जाएगा, राइट। तो यू हैव टू मेंशन अबाउट कार्ल पॉपर, उनकी साइंटिफिक सोसाइटी, ओपन सोसाइटी और फॉल्सिफिकेशन की बात आप कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और अहम चीज जो मैं बताऊंगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉक्रेट्स। अब यहाँ पे सॉक्रेट्स को हम ला रहे हैं, इनका एक कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब आप इसको कैसे लिंक कर सकते हो, ये है प्योर फिलोसफी, और इसको आप लिखोगे तो नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। दूसरी चीज, इनका एक कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिक्स का, जो आगे चल के प्लेटो और भी थिंकर्स यूज कर सकते हैं, डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स का आप ऐसे कैसे यूज करोगे इसमें, तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मीनिंग, और इसको आप कैसे बताओगे कि थ्योरी बिल्ड करने में हाउ थिंकिंग हेल्प्स। ओके, इनफैक्ट आई वुड rather सजेस्ट कि आप जो है ना सॉक्रेट्स इस वाले से आप अपना स्टार्ट करो ऐसे को, राइट। तो यू कैन बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स, स्टार्ट द essay with this concept dialectics, sorry, डायलेक्टिक्स, यू कैन बिगिन विद दिस। अब देखो डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दिस वीडियो कैन बी अ बिट लेंदी, पर आप ये चीज विश्वास मान के चलो कि आप रुकना। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सीख गए तो कोई भी ऐसे लिखे
कोई भी इससे हो इस तरह का जहाँ पे नॉलेज की बात हो रहा हो, आप सॉक्रेट्स को वहां पे घुसा सकते हो, राइट? यू कैन यूज सॉक्रेट्स देयर वेयर एवर देयर इज यूज ऑफ थिंकिंग, देयर इज यूज ऑफ नॉलेज। तो चलो हम लोग समझते हैं पहले व्हाट इज सॉक्रेटियन थिंकिंग। तो देखो, सॉक्रेट्स कहाँ से थे? ही वॉज फ्रॉम ग्रीस, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम ग्रीस। और इनको ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं हम लोग। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? डायलेक्टिक्स का। और ये डायलेक्टिक्स क्या है? इट इज अ मेथड। डायलेक्टिक्स क्या है? इट इज अ मेथड और अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज, डिस्कवरिंग एक्चुअली ट्रुथ। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ। सत्य की खोज के लिए ये प्रोसेस है, राइट? तो पहली चीज क्या है? डायलेक्टिक इज अ प्रोसेस, इट इज अ मेथड ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ। दूसरी चीज, अब इसमें करते क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वहीं से हमारे एस्से का कोर आइडिया आप निकाल सकते हो। तो ही सेड दैट फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, अगर आपको सत्य खोजना है, सत्य के करीब पहुंचना है, तो व्हाट नीड टू डू इज, आपको क्या करना है? एंगेज करना है किस चीज में? डिबेट एंड डिस्कशंस। डिबेट्स एंड डिस्कशंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इन दो चीजों में आपको एंगेज करना चाहिए। अब ये ट्रेडिशन हमारे एंशियंट इंडिया में भी मिल सकती है। तो यू कैन कोट हियर द इंडियन ट्रेडिशन ऑल्सो, वेयर, अब एक अमर सेन की बुक आई थी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसकी हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पर ओवरऑल जैसे आपने सुना होगा गार्गी, गार्गी एंड यज्ञवल्क। ओ ओ ओ, वेट वेट वेट, नो आई थिंक इट विल बी विजिबल, my image was larger than life, I think. Okay, so you can see that Gargi and Yajnavalk. Yajnavalk, Yajnavalk कौन थे? ये one of the ज्ञानी saints. He was a very philosophical and knowledgeable saints. और गार्गी क्या थी? She was a woman, learned woman. तो दोनों के बीच में एक डिबेट होता है, और ये डिबेट बहुत ही फेमस है। यू कैन साइट दिस। वैसे ही जो है नचिकेता एंड यमराज का संवाद आप बात कर सकते हो, क्योंकि जो फिलोसफिकल नॉलेज है उसकी डिस्कवरी में, अगर आप एंशियंट इंडिया में जाओ तो वहां पे यू कैन ऑल्सो फाइंड व्हाट, अभी मैं इसको बताऊंगा आगे चल के, अभी जस्ट यू कैन नोट इट डाउन, व्हाट, नचिकेता, नचिकेता एंड यमराज, इनका जो संवाद हुआ था, द डायलॉग ऑफ नचिकेता एंड यमराज, ये भी क्या है? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। तो इस तरह से जो है आप कभी भी नॉलेज की डिस्कवरी कर सकते हो। इवन प्लेटो, प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में इसी फॉर्मेट का यूज किया है, क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मेट यूज किया है, जो कि सोक्रेट सजेस्ट कर रहे हैं। तो फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, और एक बेहतरीन थिंकिंग प्रोसेस के लिए ये दोनों प्रोसेस बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, डिबेट एंड डिस्कशंस। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो सोक्रेट्स ने कहा क्या अपने डायलेक्टिक्स के कॉन्सेप्ट में? उन्होंने कहा कि देयर इज थेसिस। थेसिस मतलब क्या होता है? जब आपने कोई थ्योरी बनाई, थीसिस मतलब क्या होता है? कोई थ्योरी बिल्ड किया आपने, या कोई कॉन्सेप्ट दिया, राइट? तो उसको हम बोल देते हैं थेसिस। तो ही सेड दैट फॉर एनी थेसिस देयर इज एन एंटीथेसिस, मतलब उसका एक विरोध, उसका एक अपोजिट भी आना चाहिए। तो कभी भी जब नॉलेज बनाओगे तो आपने थेसिस दिया, तो उसके विरोध में कोई ना कोई कोई कॉन्सेप्ट देगा, या उसका कोई काउंटर आर्गुमेंट देगा। एंटीथेसिस क्या होता है? इट इज काउंटर आर्गुमेंट। ओके, so you have given an argument, then somebody gives a counter argument, okay, or some counter theory। आप ये अभी आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में भी देखते हो कि कोई एक ऑथर जो है कोई एक आर्टिकल लिखता है, तो उसके विरोध में, उसके अपोजिट में कोई दूसरा भी आर्टिकल लिखता है। तो हिंदू में आप द इंडियन एक्सप्रेस में देखोगे कि सपोज करो फॉर इंस्टेंस किसी मुद्दे पे जो है बीजेपी के बंदे ने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है फॉर सम इशू, तो उसके काउंटर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी कोई लिखेगा, right? तो अभी जैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि क्या हुआ था कुछ दिन पहले।
जो राहुल गांधी का डिबेट था, राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदूज आर नॉन वायलेंट एंड दोज हिंदूज विच डू वायलेंस दे कैन नॉट बी कॉल्ड हिंदूज। तो ये लोकसभा में राहुल गांधी का स्पीच था एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो राहुल गांधी ने ये कहा, तो उसकी काउंटर में जो है राकेश सिन्हा हुआ, हु इज अ बीजेपी, एक्चुअली यू कैन से दैट ही इज एन आरएसएस आइडियोलॉग। राकेश सिन्हा इज एन आरएसएस आइडियोलॉग, मतलब जो उनकी आइडिया में विश्वास करते हैं उसके फेवर में बोलते हैं, आइडियोलॉग। ओके, तो ही रोट एन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, राकेश सिन्हा। और इसके काउंटर में फिर कांग्रेस के शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा कि व्हाट राहुल गांधी सेड वाज एक्चुअली करेक्ट। So Hindus are in principle non-violent. Most of the thinkers, almost all of the Hindu thinkers, they have propounded the theory of non-violence. Okay, तो शशि थरूर ने लिखा था। ये भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग, थेसिस, एंटीथेसिस। और आप जब यूजर, जब आप हम जैसे रीडर इसको पढ़ेंगे इस आर्टिकल्स को, तो हम लोग अपनी एक नया क्या निकालेंगे इससे, ये सब पढ़ने के बाद दोनों लोगों के वी विल डिराइव सम सिंथेसिस, जिसको बोलेंगे फाइनल कंक्लूजन। तो क्या बोला सोक्रेटिस ने कि पहले एक थीसिस आती है, आपने कोई आर्गुमेंट दिया, फिर कोई इसके विरोध में एंटीथेसिस देगा, मतलब काउंटर आर्गुमेंट देगा, और ये इन सब दोनों को मिला के फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगी सिंथेसिस, मतलब एक कंक्लूजन जो दोनों का फाइनल था वो निकल के आएगा, सिंथेसिस मिलेगी हमको। द एंड दिस सिंथेसिस विल बी मोर क्लोज टू द ट्रुथ। ठीक है, अब ये जो सिंथेसिस आई है, इसी का आगे चल के फिर कोई काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है। ठीक, तो सिंथेसिस कोई फाइनल चीज नहीं है, सिंथेसिस इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स। और सिंथेसिस का फिर से आगे कोई इसको गलत प्रूव कर सकता है या काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है, फिर उसका फिर से कोई काउंटर आर्गुमेंट देगा तो फिर नया नॉलेज निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक के बाद एक नॉलेज निकलता चला जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो कोई भी थ्योरी, कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो होता है, जो कोई फैक्ट नहीं पर कोई आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्ट, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ राइज करता है, ईस्ट में, ये फैक्ट है। तो इसके बारे में अब ये जो है ना, दिस इज द अनएंडिंग और नेवर एंडिंग फैक्ट। तो ये चीज नहीं, ये इटर्नल ट्रूथ है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो इटर्नल ट्रूथ होंगे, उनको हम फैक्ट बोलते हैं, वो बदलेंगे नहीं। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज, इट इज अबाउट आइडियाज, राइट। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कि पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए, अगर समबडी हैज डन सम क्राइम तो उसकी पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए। नाउ दिस इज एन आइडिया कि व्हाट शुड बी द पनिशमेंट। तो पनिशमेंट, अब ये द आइडिया ऑफ पनिशमेंट हैज बीन चेंजिंग, यू कैन साइट हियर। अब आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो ना, कि जो आइडिया होती है वो धीरे धीरे इवॉल्व करती है, क्यों, क्योंकि उसको काउंटर मिलता रहता है, अपोनेंट मिलता रहता है। तो अब आप अगर एंशियंट टाइम में जाओगे, मनुस्मृति की बात करोगे, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, मनुस्मृति की बात करोगे, तो यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट का नेचर क्या था यहाँ पे, कि अगर कोई शूद्र जो है किसी, कैसा था, उसके कानों में अगर किसी का वेद का वाक्य पड़ गया है तो कान में खौलता हुआ तेल डाल दो, राइट। तो ये जो है मनुस्मृति में क्या था, दीज आइडियाज वर अनजस्ट टूवर्ड्स द लोअर कास्ट। तो इसमें क्या था, इक्वालिटी की बात नहीं थी, मतलब सेम क्राइम के लिए मनुस्मृति क्या सजेस्ट करता था, फॉर द सेम क्राइम द लोअर कास्ट विल गेट मोर पनिशमेंट। और ऐसे पनिशमेंट की आप सोच नहीं सकते हो, बहुत ही कठिन कठिन पनिशमेंट। पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, मेडिवल टाइम्स में आए, अब एक पॉइंट ऑफ टाइम था तो वहां पे हाथ काट लिया जाता था, और जिस अंग से आप क्राइम करोगे उस अंग को काट दिया जाता था, राइट। तो लेकिन धीरे धीरे हम आए मॉडर्न टाइम्स में, और मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, कि क्रिमिनल को आप पनिश मत करो, उसको क्या करोगे, रिफॉर्म करने की कोशिश करते हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स केम, राइट। तो आपको पता होगा, इसी से क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आते हैं। जब ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं तो जो पनिशमेंट्स थे वो उतने रिगरस नहीं होते हैं, उतने खतरनाक पनिशमेंट्स नहीं होते हैं। पनिशमेंट्स में क्या होता है, दे बिकम मोर लिबरल, और इंसान को रिफॉर्म करने की बात की जाती है। और इस तरह से जो मनुस्मृति टाइप के जो अनइवन डिस्क्रिमिनेटरी पनिशमेंट थे वो
खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे आप इसको क्या करोगे, यू कैन गिव इट एज एन एग्जाम्पल कि पनिशमेंट सिस्टम कैसे इवॉल्व हो गया है, राइट। अच्छा, जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दें कि ये जो पीपीटीज बन रही हैं, इस पे मैं लिख रहा हूँ, ये पीपीटी आप जाके हमारे चैनल पंकज आईएएस एकेडमी टेलीग्राम से डाउन कर लेना। पंकज आईएएस एकेडमी, इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द चैनल लिंक और डॉक्यूमेंट की लिंक। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज अटेम्प्ट करना इस एस्से को, ठीक है। अटेम्प्ट करना। और मेरा ही एस्से का चैनल है टेलीग्राम पे। आप अटेम्प्ट करने के बाद इस एस्से को वहां पे अपलोड कर देना इन पीडीएफ फॉर्मेट में। अपलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट। आई विल गो थ्रू द एस्से एंड गिव यू सुटेबल मार्क्स। से बहुत डिटेल्ड फीडबैक तो नहीं दे पाऊंगा मैं, बिकॉज इफ यू वांट डिटेल फीडबैक यू नीड टू एनरोल इन आवर एस्से राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। हमारा ये एस्से राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, या एस्से टेस्ट सीरीज, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको बहुत ही डिटेल्ड ट्रेनिंग हम देंगे, कैसे लिखना, इंट्रोडक्शंस कैसे लिखने हुए हैं, राइट। यू विल गेट एवरीथिंग इन डिटेल। और इसमें 300 प्लस के जो एसेज आए हुए हैं, पहले आए हुए हैं, जो प्रोबेबल एसेज हैं, और जो कंटेम्परेरी एसेज जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, तो यू कैन एनरोल इन दैट एस्से टेस्ट सीरीज, राइट। इसकी जो डिटेल्स है हमारे टेलीग्राम एस्से राइटिंग वाले टेलीग्राम पे है। तो इसका लिंक आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लो और आप एनरोल कर सकते हो। और नहीं भी एनरोल करना चाह रहे हो तो अटेम्प्ट दिस टेस्ट, इसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। अटेम्प्ट करो, ठीक। और अटेम्प्ट करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड कर देना। मैं उसमें जो है एक बार कर्सरी ग्लांस करके आपको नंबर्स दे दूंगा कि हाँ आपके जो है इतने नंबर पाने लायक आपके ऐसे हैं, राइट। तो डिटेल फीडबैक चाहिए हो तो आप यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर टेस्ट सीरीज, ओके। तो मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम है, आपको पूरा पूरा 10 एसेज लिखवाए जाएंगे। 10 to 12 एसेज हैं, उसमें कुछ थीमेटिक रहेंगे, कुछ फुल लेंथ रहेंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की हुई है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने बात कर लिया क्या, सोक्रेट्स की थॉट प्रोसेस का। तो हमने क्या सीखा, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या है, ये एक प्रोसेस है। डायलेक्टिक्स, दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे हम ट्रुथ का डिस्कवरी करते हैं थ्रू थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। एक स्टेटमेंट आएगा या आर्गुमेंट आएगा, उसका काउंटर आर्गुमेंट आएगा, फिर एक सिंथेसिस होगी। तो वो सिंथेसिस जो आएगी वो मोर ट्रुथ के पास होगी। तो अब देखो, इसको आपको क्या करना है, ये जो सॉक्रेट्स की थिंकिंग है डायलेक्टिक्स की, और इसी से इन लोगों ने क्या किया था, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज इसी से निकल के आता है इनका। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको नॉलेज को डिस्कवर करना है तो दो चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर करो, क्या कह रहा है कि दो चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट हैव टू थिंग्स, नॉट टू थिंग्स विच यू शुड नॉट हैव। फर्स्ट थिंग इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब आपको पहले तो, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, लेट मी रिफॉर्म माई सेल्फ। So what he said is, if you want to discover knowledge, you should do two things. First, you should that accept that you are ignorant. तो पहले तो मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है, या आता भी है तो बहुत कम आता है, ठीक है। तो सोक्रेट्स की वन ऑफ द फेमस कोट्स कि आई नो दैट आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। आपको इस पे भी ऐसे मिल सकता है, तो नोट कर लो। सोक्रेट्स की सबसे मोस्ट फेमस थिंग इज कि आई नो दिस थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग, कि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अर्थात वो ये मानते हैं कि वो इग्नोरेंट हैं, और उनके लिए दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ही हैज मच टू लर्न फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ओके। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू शुड एक्सेप्ट दैट यू आर इग्नोरेंट। आप जो है, आपके अंदर क्या है, नॉलेज की कमी है, ओके। दूसरी चीज क्या है, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव एरोगेंस। एरोगेंस क्या होता है, अहंकार, कि हाँ मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। तो एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। यू शुड शेड योर इग्नोरेंस एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट यू आर इग्नोरेंट। दो चीजें अगर आपके पास होंगी, ये चीज अगर आप कर ले जाते हो, तो आपके पास क्या होगा, नॉलेज, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज। तो आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये दोनों ही थिंकिंग के बहुत अहम वो हैं। तो देखो, काउंटर आप कभी एक्सेप्ट कब करोगे, काउंटर आर्गुमेंट तभी ना, कि आपको पॉसिबिलिटी है, आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरे अंदर कमी हो सकती है, ठीक है। इसी से बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है।
तो जो मैंने बताया था स्यादवाद, यू कैन राइट अबाउट दिस, शायद स्यादवाद कॉन्सेप्ट, मे बी और मे नॉट बी, क्या बोलते हैं इसके, मे बी और मे नॉट बी, ये जैनिज्म की डॉक्ट्राइन है, ठीक। इसी वजह से शून्यवाद है, ठीक है। तो यू कैन ऑल मेंशन, तो जैनिज्म क्या बोलता है कि जो नॉलेज है वो कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज रिसाइड्स और कैन रिसाइड, रिसाइड मतलब रह सकता है एट माइक्रो स्पेसेस, माइक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी जगह है। तो इवन कोई मूर्ख, जिसको आप मूर्ख समझते हो, उसके अंदर भी नॉलेज की डिस्कवरी हो सकती है, क्योंकि नॉलेज किसी की बपौती थोड़ी है। माइक्रो स्पेसेस, स्पेस मतलब जगह, माइक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी जगह, तो नॉलेज रिसाइड्स एट माइक्रो स्पेसेस। तो ये जो है इंडियन, अभी तक हमने ग्रीक पॉलिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे, ये इंडियन फिलोसफी का एग्जांपल है, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, तो आपको इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी जहां से भी नॉलेज मिले वहां से यूज करना है अपने ऐसे में, सयागवाद की बात करो, शून्यवाद की बात करो, और इससे बताओ कि कैसे जो इंडियन फिलोसफी है उसकी, इन लोगों ने ये चीजें यूज करके कैसे बहुत ही बेहतरीन नॉलेज क्रिएट किया। इवन जो आपके वेदास हैं आगे चल के लिखे गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो आगे चल के वेदांत फिलोसफी लिखी गई है, राइट। तो वो सब जो है बहुत ही डिबेट और डिस्कशन ऋषि मुनि इसमें करते थे, इसलिए नॉलेज जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें मिल के आया है, राइट। अब देखो, इसका इस्तेमाल जो है हम अपने इंडियन गवर्नमेंट में कैसे करेंगे, राइट। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है, व्हाट इट शुड डू इज कि इट शुड अलाउ, द गवर्नमेंट शुड अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट शुड अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इन स्पिरिट, मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, असल में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का काम है क्या, कि वो ये चीज अलाउ करे, और ये जब अलाउ करेगी तभी क्या होगी, हमारी जो कंट्री है वो आगे बढ़ेगी, आवर सिविलाइजेशन विल प्रोग्रेस ओनली देन, ठीक है। तो कोई भी, जैसे मैंने बताया था अभी कार्ल पॉपर का स्टेटमेंट ना, इफ यू रिमेम्बर, कार्ल पॉपर की मैंने बात की थी, तो कार्ल पॉपर ने क्या कहा था कि ओपन सोसाइटी होगी तभी डिस्कवरी ऑफ नॉलेज पॉसिबल है। वैसे ही सॉक्रेट्स क्या बोल रहे हैं, सॉक्रेट्स क्या बोल रहा है, वो भी क्या कह रहा है भाई, कि ही इज ऑल्सो सेइंग कि वी नीड डिबेट्स एंड डिस्कशन, वी नीड डायलेक्टिक्स। तो ये सब चीजें सरकार को हमें, अब देखो दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली चीज तो ये चीज सरकार का ड्यूटी होना चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करे, एनकरेज करे। जैसा कि हमारे, अब आप अगर पढ़ोगे तो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी उसमें क्या लिखा है कि वी नीड टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि हमें लॉजिकल सोचना है, हमें साइंटिफिक थिंकिंग की बढ़ोतरी करनी है, डोगमास से दूर रहना है, ठीक है। जो डोगमास होते हैं, ठीक है, और सुपरस्टिशंस होते हैं, उनसे हमें दूर रहना है, ओके। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर थिंकिंग, जो आप सोच रहे हो उसके कोई अपोजिशन में बोले और आप उसको एक्सेप्ट करो, यू शुड बी टॉलरेंट। तो यहाँ पे दूसरा फैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि जो इंडियन पीपुल हैं दे शुड बी टॉलरेंट, यहाँ से टॉलरेंट की भी बात आ रही है, टॉलरेंस। तभी जब आप टॉलरेंट रहोगे, दूसरे की आइडियाज को, दूसरे की बिलीव्स को, दूसरे की प्रैक्टिसेस को आप समझोगे, तभी तो जो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा कल्चर जो एनरिच होगा, तभी तो पीस रहेगा, टॉलरेंट रहेगा, पीस रहेगा। जब आप समझोगे तो उसकी पीस भी आएगी, पीस होगा तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ सकती है कि जो भी सरकार होती है ना, वो एक्चुअली क्या होती है, कोई भी सरकार जो होती है इट इज फॉर्म्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड पार्टीज का टेंडेंसी क्या होता है, पावर हंग्री होती है ये, पार्टी क्या होती है, और पॉलिटिकल पार्टी इज पावर हंग्री, तो हमेशा सोचेगी पावर में रहने के लिए। तो कभी कभी होगा क्या, मैं आगे कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम्स में, कि जब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगी, तो क्या होगा, खतरा होगा उसकी शक्ति जाने का, क्यों, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कोई भी सरकार परफेक्ट तो होती नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सरकार जो है, जनता महंगाई से परेशान हो सकती है, उसके ऐसी बिल्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल द फार्मर बिल्स, जो बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, राइट। डिमोनेटाइजेशन था, जीएसटी था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके खिलाफ सरकार, मतलब जनता को प्रॉब्लम रहती है। तो पीपुल, अगर उनको क्या होगा, फ्रीडम मिलती है,
फ्रीडम क्या है? स्पीच, प्रोटेस्ट, हर चीज की, जो आर्टिकल 19 है। यहाँ फ्रीडम का मतलब बहुत ही ब्रॉड दायरे में आर्टिकल 19। तो जब भी आर्टिकल 19 जैसी फ्रीडम मिलती है तो क्या होता है? द गवर्नमेंट दे हैव टू फेस प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट्स हैव टू फेस प्रोटेस्ट। और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी होगी तो उनकी जो जो क्या बोल सकते हो, कमियां हैं जो, ठीक, द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट दे गेट एक्सपोज्ड। क्योंकि जब प्रेस में फ्रीडम रहेगी, पत्रकार लोग खुल के बात करेंगे, जर्नलिस्ट, तो उनकी कमियां जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। और व्हेन दे विल गेट एक्सपोज्ड दे विल लूज द इलेक्शंस, ठीक है, उनकी इलेक्शंस में हार हो सकती है। दैट्स व्हाई नन ऑफ द गवर्नमेंट्स, नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, दे विल एम्फसाइज। तो रियलिटी क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्टीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पार्टीज, दे विल नॉट एम्फसाइज और प्रोपाउंड दीज थिंग्स। तो फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 एक्चुअली, एक तरह से आप ये कह लो कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो कोई भी पार्टी जो है आर्टिकल 19 का स्पिरिट में पालन नहीं करेगी, फुली पालन। वो चाहेगी कि आर्टिकल 19 हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता रहे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी जो कमियां हैं वो छिपी रहेंगी। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे पीपल का रोल आता है, राइट? क्योंकि पार्टी तो नहीं करेगी, सरकार तो नहीं करेगी ये चीज साइंटिफिक थिंकिंग के लिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, राइट? तो यहाँ पे आता है पीपल का रोल। तो व्हाट शुड वी डू? तो यहाँ पे पीपल दे शुड बी विजिलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी शुड बी विजिलेंट, मतलब हमें जागरूक रहना है। किस लिए जागरूक रहना है? फॉर द स्कीम्स, फॉर द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए हमें जागरूक रहना है कि गलत कर रही, सही कर रही है। एंड पीपल शुड बी विजिलेंट, पीपल शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, आस्किंग क्वेश्चंस। तो गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज से, इंस्टीट्यूशन से, इन सभी से क्या करना है? हमें सवाल पूछते रहना है, ठीक है। जो भी इस तरह के जैसे आरटीआई है, तो इसका यूज करना है, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सरकार के बारे में जानकारी करना है। एंड उसके साथ क्वेश्चंस पूछना है। जब आप क्वेश्चंस पूछोगे, अब सरकार पे प्रेशर डालना है। जब आप प्रेशर डालोगे तभी वो सही जवाब दोगी। अल्टीमेट इस एस्से का जो टॉपिक है वो क्या है? वो यही कह रहा है ना कि हमें क्या चाहिए? ट्रुथ चाहिए, ट्रुथ। वी नीड ट्रुथ। और ट्रुथ कैसे मिलेगा? जब आप क्वेश्चन पूछोगे, जैसे मैंने बताया अभी सोक्रेट्स वाला डायलेक्टिक्स, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सरकार से या अथॉरिटी से या किसी से भी जिससे आप ट्रुथ चाहते हो। तो अल्टीमेट पब्लिक जो पीपल का रोल है वो क्या होगा? हमें ट्रुथ चाहिए, हमें विजिलेंट रहना है। इसलिए हमें जो भी आरटीआई या इसके जैसे मैकेनिज्म्स हैं, सिटीजन चार्टर्स हैं, यहाँ पे आप ये गवर्नेंस वाले जो है ना, गुड गवर्नेंस वाली प्रैक्टिसेस यू कैन ब्रिंग हियर। कि जो इंडियन सिटीजन है उसका क्या रोल होगा? कि जो भी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस वाले मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, आरटीआई है, अकाउंटेबिलिटी वाले मेजर्स हैं, लोकपाल है, और भी ऐसे सारे बहुत सारे मैकेनिज्म्स है ना, उसको आपको यूज करना है। तभी आप जो है सत्य, समाज में सत्य को स्थापित कर पाओगे, ठीक है। ट्रुथ in the society, in the Indian country, and the true spirit of the Indian constitution will be implemented only when you are going to ask questions. तो आपको क्या करना है? समाज में हमेशा क्वेश्चन, डिबेट, ये सब चीजें प्रेस करनी है। तो ये था हमारा जो डिस्कशन था। आप जो है इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो जाके टेलीग्राम पे, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप शेयर करो इस चीज को अपने फ्रेंड्स में। ओके, शेयर दिट ऐसे, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करो इसको। और टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट, अटेम्प्ट करो इसको, ठीक है। अटेम्प्ट द ऐसे, राइट, इस ऐसे को अटेम्प्ट कर लेना। चलो, दिस इज फॉर इट। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगला ऐसे फिर डिस्कस करेंगे जो 2023 का नेक्स्ट ऐसे है, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पढ़ते रहो, लगे रहो।